हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये है इसकी राइटर, इन्होंने हमारा जो ये चैप्टर है वो लिखा है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के एनीस जंग, इनका बॉर्न हुआ था 1964 में रौकेला में, और इन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड और एडोलसेंस जो है वो हैदराबाद में बिताया है। इनकी एजुकेशन भी हैदराबाद से हुई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हुई है। इनके पेरेंट्स वो बोथ राइटर्स, इनके माता पिता दोनों ही राइटर थे। एनीस जंग began her career as a writer in India. She has been an editor, columnist for a major newspaper in India and abroad and has authored several books. एनीस जंग ने अपना जो करियर की शुरुआत है, अपनी करियर की शुरुआत एज अ राइटर शुरू किया इंडिया में, और फिर ये एक एडिटर भी रह चुकी हैं, कॉलमनिस्ट भी रह चुकी हैं न्यूज़पेपर, इंडिया के न्यूज़पेपर और अब्रॉड के न्यूज़पेपरों में, एंड ये कुछ बुक्स की ऑथर भी हैं। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग, ये इन्हीं की बुक लिखी हुई, लॉस्ट स्प्रिंग नाम की इनकी एक बुक है, उसी का एक पार्ट है जो आज हम पढ़ेंगे। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर क्या है, किसके बारे में है? ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में। कैसे जो उनका चाइल्डहुड है या बच्चों का कैसे सब कुछ बचपना या गरीबी, पॉवर्टी की वजह से पूरा उनका जो पूरा चाइल्डहुड है वो कैसे एक्सप्लॉइट हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो स्टोरी है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये है साहिब आलम की स्टोरी, एंड सेकंड स्टोरी है मुकेश की, जो हम पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। तो इसमें मैंने कुछ वर्ड्स है, उनका मतलब भी यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो अब यहाँ पे जो है ऑथर, जो हमारी ऑथर है वो साहिब से पूछती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, आई यानी हमारी ऑथर साहिब से पूछती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? जिसे मतलब कि जो डेली हर सुबह वो क्या करता है, गार्बेज में गोल्ड के लिए सर्च करता रहता है। जो उसके आस मतलब पड़ोस में, आसपास में जो गार्बेज है उसमें गोल्ड के लिए सर्च करता रहता है। ऐसा क्यों? नाउ द क्वेश्चन क्लिक्स इन योर माइंड दैट गोल्ड और गार्बेज में पॉसिबल ही नहीं है। तो गोल्ड जो है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है? फूड, मनी और सम आइटम्स लाइक शू, क्लोथ्स एसेट्रा, ये सब गोल्ड है। किसके लिए? साहिब के लिए, पुअर पीपल के लिए। तो दीज आर द गोल्ड्स, ठीक है। Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. तो क्या, अब बताती है साहिब जो है उसने अपना घर बहुत ही पहले ही छोड़ दिया था। उनका जो ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में उनका घर था, और अब उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं याद, बस उसको इतना पता है कि एक बहुत मतलब भारी सा तूफान आया था और सारे उनके फील्ड में जितने भी घर थे, इंक्लूडिंग साहिब्स होम, सब उड़ा के तहस नहस करके चली गई। और ये स्टोरी उसे क्यों पता है? क्योंकि उसकी मदर ने उसे स्टोरी बताई। इसीलिए वो ढाका जगह छोड़ के वो यहाँ इस बिग सिटी में आए हैं गोल्ड के लिए सर्च करने, जहाँ पे अभी ये लोग रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। अब यहाँ पे आय कौन है? देखो यहाँ पे आय जो थी वो ऑथर थी, और यहाँ पे साहिब, सो इट चेंजेस विद द सिचुएशन, ठीक है। अब आई हैव नथिंग नथिंग टू डू। अब जब ऑथर ने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, तो फिर वो उसका आंसर देता है, मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। ही मटर्स, ऐसे भिन्नते हुए कहता है, लुकिंग अवे, इधर उधर देख के। तो अब यहाँ पे ऑथर उसे कहती है, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। ग्लिबली मतलब कॉन्फिडेंटली, ठीक है। ऑथर जो है साहिब को कॉन्फिडेंटली कहती है स्कूल जाओ, और उसे फिर सडनली रियलाइज होता है कैसी मीनिंगलेस सी बात हुई जो उसने उसे वो एडवाइस दी। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे इसके पास खाने के लिए मतलब उतना कुछ नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और यहाँ पे ये पूरे कचड़े के ढेर से गार्बेज से गोल्ड के लिए सर्च कर रहा है ऑल दीज। तो ये स्कूल जाने के लिए कैसे ही जा पाएगा, इसके पास क्लोथ्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो ऑल दिस थिंग। ठीक। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो यहाँ पे हमारा जो साहिब है वो बोलता है को मेरा यहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब वो लोग कोई स्कूल बना देंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्टेड स्कूल विल यू कम। तो यहाँ पे हमारी ऑथर उससे पूछती है अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। और जो ये लाइन है ऑथर मजाक मजाक में कहती है कि आई आस्क हाफ जोकिंगली, ठीक है, इफ आई स्टार्टेड स्कूल विल यू कम। तो अगर ऑथर जो है हमारी स्कूल बना देंगे तो क्या तुम आओगे। उन्होंने एकदम सीरियस होके नहीं बोला था, उन्होंने एकदम मजाक में बोला था। तो लेकिन साहिब टुक इट एज अ सीरियस नोट। कैसे आगे पता चलेगा, यस ही सेज स्माइलिंगली ब्रॉडली। उसने बहुत ही खुश होके बोला हाँ क्यों नहीं मैं आऊंगा। और फिर कुछ ये सब कॉन्वर्जेशन हो गई, फिर हमारी ऑथर और साहिब अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद, a few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब फिर कुछ दिन बाद ऑथर जब वहां से गुजरे थे तो साहिब उनके पास भागते भागते दौड़ते दौड़ते आया। साहिब ने उनसे पूछा क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया। तो अब हमारी जो ऑथर है उन्हें रियलाइज हुआ क्या। उन्होंने बोला इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आई सी embarrassed at having made a promise that was not meet। तो अब हमारी ऑथर को एम्बेरस हुआ, और मतलब ऐसा प्रॉमिस उन्होंने कर दिया जो वो नहीं, मतलब वो एक सडन कंडीशन हो गई जो वो वैसे नहीं चाहती। उन्होंने जोक वे में कहा लेकिन वो किसी के लिए सीरियस हो गया। तो उन्होंने एम्बेरस वे में जो साहिब है उसे बोला अभी स्कूल बनने में टाइम लगता है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। जैसा मेरा प्रॉमिस है, मेरे ही प्रॉमिस जैसा बहुत सारा प्रोमिस इस खाली वर्ल्ड में हर कॉर्नर में किसी ने कर रखा है, लेकिन क्या वो कभी पूरे होते हैं, नहीं। तो वही होप मिल जाती है, फिर वो होप में ही वो जीते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिबे आलम, ही अनाउंसेस। तो अब ऑथर उसको हर कुछ महीने, एक दो महीने हो गए, कुछ मंथ्स हो गए उसको जानते हुए, तो अब ऑथर ने उससे फाइनली उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला साहिबे आलम। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हाट इज हिज नेम इज साहिबे आलम। अब ऑथर क्या बोलती है, ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट मीन्स, या इसकी मीनिंग, तो ही वुड हैव हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट। क्योंकि साहिबे आलम इस नाम का, जो इसका नाम है उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन उसे वो अपने नाम के मीनिंग के बारे में अनअवेयर है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, उसका जो नाम है साहिबे आलम, इट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और यहाँ पे वो आ, रोटी रोटी या गार्बेज या फिर गोल्ड के लिए सर्च कर रहा है गार्बेज वगैरह में। तो ऑफ कोर्स ये एक पूरा उल्टा है ना। तो वही, तो एकदम ही अपोजिट थिंग है उसके नाम का मतलब और एक्चुअली में वो अभी क्या है। ठीक है। अब ये सब बातें तो होती रहती है, लेकिन अब unaware of what his name represents, he roamed the street with his friend। उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता, इसके बारे में अनअवेयर है वो, जो भी उसका नाम रिप्रेजेंट करता है ये सब को छोड़ के वो गलियों में, स्ट्रीट्स में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट द मून। बेयर फूट मतलब खाली पैर, एक आर्मी मतलब लड़कों, सारे लड़के जो भी उसके दोस्त हैं सब नंगे पैर गलियों में घूम रहे हैं। जैसे बर्ड सुबह सुबह अपीयर होती है, फिर दोपहर तक वो डिसअपियर हो जाती है, एकदम सेम वैसे ही वो सारे बच्चे ऐसे सुबह सुबह नंगे पैर पूरी गलियों में घूम रहे हैं, और दोपहर तक फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव केम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और मतलब महीने महीने तक देख देख के अब ऑथर फाइनली हर एक बच्चे को रिकॉग्नाइज कर सकती है, जान सकती है।
ठीक है, पहचान गई है हर एक बच्चे। Why aren't you wearing chappals? I ask one. अब ऑथर ने फाइनली इन बच्चों से पूछ लिया कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी। किसी एक बच्चे से पूछा, उन्हीं सब ग्रुप ऑफ आर्मी बॉयज की, उनसे पूछा तुम why aren't you wearing chappals, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। तो बोला एक बच्चे ने, my mother did not bring them down from the shelf, he answered simply। बच्चे ने बहुत ही सिंपल वे में कहा, मेरी मम्मी मुझे सेल्फ से देती ही नहीं है, उतारती ही नहीं है देने के लिए। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम अवे ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शू दैट डू नॉट मैच। तो अगर वो ऐसा करेंगी भी तो मैं उसे फेंक दूंगा। फिर ऑथर के दूसरे बच्चे को देखती है जिसने शूज तो पहने हैं लेकिन अलग अलग कलर के जो मैच नहीं कर रहे। तो अब जब ऑथर उस पे कमेंट करती है तो वो शफल मतलब अपने पैर के ऊपर पैर डाल देता है, पैर थोड़ा ऐसे ऐसे इधर उधर करता है और कुछ नहीं कहता। और तीसरा बच्चा जो है, थर्ड बॉय सेज आई वांट शूज। थर्ड बॉय कहता है मुझे शूज चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको एक ढंग का पेयर ऑफ शूज भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला। पूरी दुनिया, पूरी कंट्री में, traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on villages road. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation। अब ऑथर ये सब देख के क्या बोलती है, मैं पूरी कंट्री में मतलब ट्रैवल करने के बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि हर जगह, चाहे कोई सिटी हो, चाहे कोई विलेज हो, चाहे कोई रोड हो, कोई भी स्ट्रीट हो, हर जगह जो बच्चे हैं वो बेयरफुट मतलब खाली पैर वॉक कर रहे हैं। इट इज नॉट मनी की कमी है इस वजह से नहीं, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया है कि खाली पैर ही चलना है फॉर ए पोवर्टी, समथिंग लाइक दिस। एक पूरा ट्रेडिशन बन गया, हमारी ऑथर कहती है। आगे, आई वंडर, और ये उसकी पूरी गैंग है उसके दोस्तों की, सब देखो बेयर फुट है। If this one an excuse to explain away a perpetual state of poverty, वो वंडर करती है क्या ये एक्सक्यूज है बताने का कि जो कभी पॉवर्टी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, उसका एक एक्सक्यूज है, क्या पता। आगे, I remember a story a man from Udipi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was priest. He would stop briefly at the temple and pray for pair of shoes। तो क्या है यहाँ पे हमारी ऑथर अब बोलती है कि ये सब देख के ना उन्हें एक स्टोरी याद आ गई, उदीपी के एक मैन की। एज अ यंग बॉय मतलब एक वो उदीपी की स्टोरी याद आ गई। वहां पे एक मंदिर हुआ करता था, ओल्ड टेम्पल। उसमें जो प्रीस्ट था उसका बेटा जो था वो स्कूल जाता था और वो हमेशा डेली टेम्पल में आके प्रे करता था कि उसे एक पेयर ऑफ शू मिल जाए, पेयर ऑफ शूज मिल जाए। ठीक है। फिर जब 30 साल बाद ऑथर वहां पे विजिट करती है his town and the temple which was now drowned, जो भी वो टाउन है वो टेम्पल है वहां पे, जब 30 years later हमारी जो ऑथर है वहां पे विजिट करती है, तो इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी इसका मतलब होता है। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी, वो सब मतलब जो था ना सब खाली सा हो गया। बस क्या था, जो भी पूरा टेम्पल का एरिया था वो जैसे 30 साल पहले था वैसा नहीं रहा, अब सब खाली हो गया। और बस बैकयार्ड में अब एक नया प्रीस्ट है और उसका वो प्रीस्ट है उसका बेटा है, और रेड एंड वाइट प्लास्टिक की चेयर्स है, बस अब ऐसा ही है। लेकिन अब नोटिस करने की क्या बात है, a young boy dressed in ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय ग्रे यूनिफॉर्म में है, सॉक्स पहने हुए, शूज पहने हुए, arrived panting and threw his shoe bag on a folding bed। देखो अब क्या है नोटिस करने का, अब 30 साल बाद जब ऑथर वहां पे विजिट करती हैं तो उन्हें मतलब वो एकदम पहले जैसी चीजें नहीं दिखती, सब एकदम अलग अलग दिखता है कि जो पूरा माहौल था वो नहीं है। बस पीछे बैकयार्ड में एक नया पुजारी आ गया है, वाइट एंड रेड कलर की प्लास्टिक की चेयर्स है, और एक यंग बॉय जिसने ग्रे और यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसने सॉक्स पहन रखी है, और एक और जो मेन चीज है नोटिस करने की, उसने
शूज भी पहन रखा है। वो थके मारे आया और उसने अपना बैग जो है वो बेड पे रखा। उस बॉय को देख के हमारी ऑथर को क्या याद आ गया, दैट प्रेयर्स ऑफ अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शू। तो वो देख के हमारी ऑथर को क्या याद आ गया, वो उस 30 साल पहले वाले बच्चे की प्रेयर कि उसके पास जूते नहीं थे लेकिन अभी जो बच्चा है उसके पास जूते हैं। तो गॉड ने फाइनली उसकी प्रेयर सुन ली, ग्रांटेड कर दी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब वो जो यंग बॉय है, जो प्रीस्ट है उसका बेटा, अब वो शूज पहनता है। लेकिन बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी भी बहुत से रैग पिकर है जैसे उनके नेबरहुड में हो गए, ये सब अभी भी बिना शू के हैं। आगे बढ़ते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on a periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो अब जो हमारी ऑथर है उनको माय एक्वेंटेंस मतलब उनके कांटेक्ट में जितने भी रैग पिकर हैं वो उनको सीमापुरी वगैरह ले गए, एक जगह जो दिल्ली से कुछ माइल अवे दूर है। जो पहले पूरे स्कैटर्ड हो गए, मतलब बिखर गए एक जगह बांग्लादेश से। पहले वो सब कहाँ रहते थे, बांग्लादेश में रहते थे 1971, और साहिब की जो फैमिली थी उनमें से ही एक थी। ठीक है। सीमापुरी was a wilderness. It is still, but it is no longer empty. In structures of mud with roof of tin and trampoline devoid of sewage, drainage, running water, live of 10,000 rag pickers। तो अब वहां की कंडीशन थी हमारी ऑथर, सीमापुरी जो था पहले बहुत ही वाइल्डरनेस था, अभी भी है, लेकिन अब वो उतना खाली नहीं रहा, पूरा भर चुका है। वहां पे मिट्टियां हैं, मिट्टियों से लोगों ने घर बना रखा है, रूफ है टिन की, ट्रैपोलिन की, सीवेज है मतलब नाले हैं, ड्रेनेज है, पानी बह रहा है, और वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years। 30 साल से भी ज्यादा वो रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, without permits, but with a ration card that get their names on voter lists and enable them to buy grain। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, बस एक राशन कार्ड है जिससे उनका नेम वोटर लिस्ट में मिल जाता है, और राशन कार्ड से उन्हें कुछ फूड भी मिल जाता है, क्योंकि राशन कार्ड जैसे बीपीएल लोगों को फ्री फूड मिलता है बिलो पॉवर्टी लाइन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। खाना ज्यादा जरूरी है देन एज एन आइडेंटिटी। ये ट्रू है, क्योंकि अगर आप खाओगे तभी आप जिंदा रह पाओगे। इफ at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than the field that give us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them when they left their beautiful land of green fields and river। तो यहाँ पे क्या हमारी ये जो लाइन है ये कौन कहता है, वहाँ सीमापुरी की रहने वाली लेडीज जो वहाँ पे हैं, उनकी टैटर्ड मतलब फटी हुई, टॉर्न फटी हुई साड़ीज वगैरह में वो पहनी हुई वो लेडीज बोलती हैं कि अगर हम अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं और हम बिना किसी पेट दर्द के रात को मतलब सोने के लिए बेड पे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे रहना ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन ऑन द ढाका, उस ग्रीन फील्ड में जहाँ पे उनके पास कोई ग्रेन, कोई खाना अनाज का कोई कुछ नहीं। ठीक है। Whenever they find food, they pitch their tents at that becoming transit's home. Children grow up in them, becoming parents in survival। और वो उसी में वही जगह सीमापुरी में बच्चे उनके पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर वो पेरेंट्स बन रहे हैं। ये सब पूरा एक एज अ हम बोले एक सिस्टम वाइज पूरा चल रहा है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग। सर्वाइवल मतलब सीमापुरी में क्या है, रैग पिकिंग। आप रैग पिकिंग करने जाओ, वहां से आपको कुछ मिले एज अ रिवॉर्ड, दैट इज वेरी प्रीशियस गोल्ड फॉर देम। थ्रू द ईयर्स
It has acquired preposition of fine arts. Garbage to them is gold. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, जो गार्बेज है उनके लिए क्या है, वही गोल्ड है. व्हाट इज गोल्ड हेयर? गार्बेज फॉर देम इज अ गोल्ड. इट इज देयर डेली ब्रेड, वो उनकी डेली की ब्रेड है, खाने की चीज है. अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर के ऊपर छत है. इवन इफ इज लीकिंग, चाहे वो लीक कर रही हो लेकिन फिर भी वो है तो. बट फॉर ए चाइल्ड, देखो, बच्चों के लिए ये उससे भी ज्यादा बढ़कर है. ठीक है. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट. साहिब बोलता है मुझे कभी कभी उसमें उस रैक पिकिंग में 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. साहिब कहता है, और उसकी आईज एकदम चमक जाती है. जैसे आपको कभी कोई पैसे मिल जाए रोड पे गिरे हुए तो मजा तो आता है, एकदम सेम वैसे ही साहिब को है कि मुझे कभी कभी उसमें 10 रुपए का भी नोट मिल जाता है, और वो उसके लिए गोल्ड जैसा हो गया है ना. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रंचिंग. जो आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाए ना उस गार्बेज में, तो आप और छाटना बंद नहीं करोगे, आप और ढूंढोगे इस होप में ताकि आपको और मिल जाए. तो जो चिल्ड्रन है उनके लिए गार्बेज का एक डिफरेंट मीनिंग है देन देयर पेरेंट्स. ठीक है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर एल्डर्स इट इज मीन सर्वाइवल. ठीक है. तो ये जो है हमारा साहिब है और उसकी मदर है, पूरा यहाँ पे वो गार्बेज है. गार्बेज इज गोल्ड फॉर साहिब, ये गोल्ड है साहिब के लिए. और यहाँ पे वो इसके नेबरहुड वाली पूरी जगह है, और ये इसका साहिब का बैग है, प्लास्टिक बैग. ठीक है. और बेयर फीट. और ये कौन सी जगह है, कहाँ रहता है साहिब? साहिब स्टेज इन सीमापुरी. बढ़ते हैं. One winter morning, I see Sahib standing by fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन क्या है, हमारी जो ऑथर है वो साहिब को देखती है. वो एक फेंस्ड गेट के बाहर खड़ा है. उसके जो नेबरहुड में एक क्लब है जहाँ पे दो यंग मैन, उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और वो टेनिस खेल रहा है. तो साहिब वहां पे गेट पे खड़े होके वो गेम देख रहा है, और साहिब बोलता है आई लाइक द गेम. He hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. तो साहिब क्या बोलता है, मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगता है और मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई नहीं होता. ठीक है. जो गेट कीपर है उसको कभी कभी उसको बोलता है कि द गेट कीपर लेट्स मी टू यूज, जो गेट कीपर है उसे झूला यूज करने के लिए भी देता है. Sahib is too wearing tennis shoe that look strange over his discolored shirt and short. Someone gave them to me, he says in a manner of explanation. साहिब क्या है, साहिब ने शूज भी पहन रखा है अभी, लेकिन वो जो डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स है उसके साथ थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था. टेनिस शूज उसने पहन रखा है साहिब ने. साहिब ने क्या बोला कि मुझे ये जो चीज है, शूज है, ये किसी ने मुझे दी है. एक्सप्लेन कर रहा है वो एक मैनर में, ऐसे वो साहिब बता रहा है हमारी कॉल. The fact that they discard a shoe of some rich boy who perhaps refuses to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who walked barefoot, even shoe with a hole is dream come true. But the other game he is watching so intentionally is out of his reach. तो अब जो उसको शू मिला है उस पे हमारी ऑथर क्या कहती हैं कि ये शू ऑफ कोर्स किसी अमीर बच्चे का होगा जिसने इसे नहीं पहना होगा क्योंकि एक छोटा सा होल है इसमें. लेकिन जो साहिब ने अभी शू पहन रखा है, जो उसके पास शू है साहिब के पास, वो एक ड्रीम कम ट्रू है साहिब के लिए. इवन दो इसमें होल है लेकिन वो एक ड्रीम कम ट्रू है कि एटलीस्ट उसके पास शूज तो है. लेकिन जो गेम उसे पसंद है वो उसकी आउट ऑफ रीच है. आगे. This morning, Sahib is on his way to milk booth in his hand of steel canister. Now walk in a tea stall down the road. He say, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. तो अब
कुछ टाइम बाद जब हमारी ऑथर फिर से साहिब को देखती है, तो इस टाइम साहिब को एक कैनिस्टर, स्टील के कैनिस्टर के साथ देखती है जिसमें मिल्क वगैरह है। और अब साहिब से वो पूछती हैं, और साहिब बताता है उन्हें कि अब मैं टी स्टॉल में काम करने लगा हूँ, और दिखाता है वहां का टी स्टॉल में, और मुझे 800 रुपीज मिलते हैं और दिन के मील्स मिलते हैं। तो ऑथर उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है? तो his face I see has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. तो जो उसके फेस की जो स्माइल थी वो अब चली गई थी, मतलब अब वो जो उसका केयर फ्री लुक था वही पूरा खो गया था। अब जो स्टील का कैनिस्टर उसके हाथ में, वो इवन दो हैवियर है उसके प्लास्टिक करता था अपने शोल्डर पे। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग जो था वो उसका था। ये एक इम्पॉर्टेंट है, द बैग वॉज हिज। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो जो कैनिस्टर लेकिन अभी उसके हाथ में है वो उसका नहीं, उस टी शॉप के ओनर का है, और अब जो साहिब है वो अब खुद का मालिक नहीं रह पाया। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी हमारे साहिब के बारे में, कैसे वो रैग पिकर बॉय की पूरी कहानी, उस छोटी छोटी चीज़ों में उसकी जो खुशी है वो दिखाई गई है। थोड़ा थोड़ा खुशी, झूला, शू, 10 रुपी नोट, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इसमें हमारे हमें बहुत सारी हमें चीज़ें सीखने के लिए भी मिली है। तो हम अगली स्टोरी है, आई वॉन्ट टू ड्राइव कार। ठीक है। Mukesh insists of being his own master. I will be motor mechanic, he announces. मुकेश क्या है, वो खुद का मास्टर हो, उसको खुद का मास्टर ही पसंद है, मतलब वो सिर्फ खुद पे राज कर सके और कोई उस पर रूल ना कर सके। अब मुकेश बोलता है, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। तो हमारी ऑथर उससे पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम्हें कुछ पता है कार के बारे में? तो हमारा जो मुकेश है वो बोलता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा कैसे कार चलाते हैं। अब ऑथर की आंखों में स्ट्रेट देख के वो बोलता है, his dream looks like a mirage amidst dust of street that fills his town of फिरोजाबाद। तो जो हमारा मुकेश है वो कहाँ रहता था? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद क्या है? फिरोजाबाद एक जगह है जो बैंगल्स बनाने के लिए, बैंगल्स फैक्ट्री वगैरह है वहां पे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारा जो टाउन फिरोजाबाद है। इवन द फैमिलीज इन फिरोजाबाद एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, और वहां पे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो है वो बैंगल्स बनाने के लिए ही फेमस है। और मतलब फेमस क्या, सारी फैमिलीज ही बैंगल्स बनाने में ही एंगेज है। It is still the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations of working around the furnaces, wielding skein, glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो क्या है यहाँ पे, एक पूरी जनरेशन वाइज जनरेशन जो है वो बना रही है। हमारी जो जनरेशन बाय जनरेशन है, फ्लुएंसेस मतलब होता है क्लोज्ड रूम और कंटेनर जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। जनरेशन बाय जनरेशन उस बंद रूम में जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो रही है, वेल्डिंग ग्लासेस, बैंगल्स बन रहे हैं, वो वहां पे अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बैंक। It seemed मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मतलब मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक है, उनकी भी जनरेशन वाइज जनरेशन उसी में वर्क कर रही है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, in digny cells without air and light, that the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो यहाँ पे अब मुकेश की फैमिली उस पूरे जनरेशन ऑफ वर्क में एंगेज्ड है, लेकिन ना ही मुकेश की फैमिली को पता है ना ही किसी और को। वो सब अनअवेयर इस बात के कि चिल्ड्रन का वहां उस ग्लास फ्यूरेंसेस हाई टेम्परेचर में, एक डार्क सेल्स वगैरह में जहाँ पे एयर नहीं है, लाइट नहीं है, कम लाइट में हाई टेम्परेचर में वर्क करना इलीगल है। वो सारे 20,000 जो चिल्ड्रन वहां पे वर्क कर रहे हैं, इट इज इलीगल। क्यों? क्योंकि उससे उनकी जो
ब्राइटनेस है आई की वो भी लूज हो सकती है, वो भी वो खो सकते हैं। मुकेश आई बीम्स एज वॉलंटियर टू टेक मी होम which he proudly says it being rebuilt। तो मुकेश उसको प्राउडली अपने घर ले जाते हैं, हमारी ऑथर को, और वो प्राउडली बोलता है कि मैंने ये घर रीबिल्ड किया। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovers with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in the primeval state। तो यहाँ पे हमारा जो मुकेश है वो बताता है कि मैंने ये घर जो है रीबिल्ड किया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मतलब फॉलिंग डाउन, स्टिंकिंग मतलब फॉलिंग डाउन, क्रम्बलिंग मतलब बैड स्मेल। वो वहाँ पे फॉलिंग डाउन वहाँ पे बैठते हैं। ब्लॉक है पूरा रास्ता गार्बेज से, उनका जो पहले का होम था वहाँ पे स्लम्स था और बैड सी स्मेल थी, वॉबली वॉल्स में, डोर थे खराब से, कोई विंडो नहीं थी, क्राउडेड थी पूरी फैमिली, ह्यूमंस, एनिमल्स सब पहले ऐसा। तो he stops at the door of one such house and bangs a wobbly iron door with his foot। अब वो वही उसी मतलब वो अपने घर ले जा रहा है उसी रास्तों में दिखा के बताते हुए, और वो एक जगह पे रुकता है एक घर के पास, और वो वॉबली आयरन का डोर है उस पे बैंग करता है अपने बेयर फूट से, सॉरी अपने फूट से, अपने पैर से वो उसको दबाता है और पुश करता है, गेट खोलता है फिर, ठीक है वो डोर। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the young women, on the ground in the large aluminium platter are more chopped vegetable। तो बताते हैं कि एक बड़े से वेसल में स्पिनच के लीव्स हैं, और एक जगह पे ग्राउंड में एल्युमिनियम का प्लेटर है बहुत बड़ा, उसमें भी बहुत सारी चॉप्ड वेजिटेबल रखी हुई है। फ्रेल, फ्रेल मतलब घूंघट, ठीक है, फ्रेल मतलब घूंघट। Young woman is cooking the evening meal for the whole family through eyes filled with smoke she smiles। ठीक है, तो अब वहां पे एक घूंघट वाली एक यंग वुमेन आती है जो उस घर के सारे लोगों के शाम के खाना प्रिपेयर कर रही होती है, और उसकी आंखें मतलब उसकी आईज भी स्मोक से फिल रहती है, और वो कौन होती है, वो मुकेश की एल्डर भाई की वाइफ होती है, एल्डर ब्रदर की वाइफ। अब यहाँ पे जो ये यंग यूज किया है, यंग रेफर्स टू कि अभी वो उतनी एज की नहीं है, शी कुड बी माइट बी बिलो 18 और समथिंग लाइक टिल 20, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है she has begun to command respect as a bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father। तो अब वो उस घर की बहू है, उस पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अब वो अब वो चार्ज है उसके पास इन 3 मैन का, हस्बैंड मुकेश और उसके फादर का, ठीक है। अब जब ओल्डर मैन एंटर करते हैं, हु इज ओल्डर मैन हेयर, मुकेश के फादर। अब जब वो एंटर करते हैं तो वो शांति से एक ब्रोकन वॉल है, टूटी हुई सी वॉल है थोड़ी, उसके पीछे चली जाती है, ताकि और अपना जो वेल है वो भी और थोड़ा नीचे ले आती है और क्लोजर कर लेती है अपने फेस से। एक कस्टम है, रीति रिवाज है, जब डॉटर इन लॉ को कोई भी बड़ा एल्डर मेल आएगा तो उसको एक वेल जो है घूंघट ओढ़ना ही है। इन दिस केस एल्डर इज इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर। इस केस में भी जो एल्डर है वो भी बैंगल मेकर है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as tailor then as a bangle maker, he had failed to renovate a house, sent his 2 sons a school। और ये बहुत टाइम से हार्ड लेबर करते हुए, इसके बजाय पहले टेलर थे, बैंगल्स मेकर फिर हुए बैंगल मेकर हुए, लेकिन वो फेल हो गए अपना घर रेनोवेट कराने में और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में। बस वो क्या मैनेज कर पाए, उनको बस उन्होंने क्या ही मैनेज किया, बस जो उनको आता था उन्होंने वो टीच किया, और व्हाट ही न्यूज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। सो इट बिकम्स लाइक अ जनरेशन, एक जनरेशन वाइज जनरेशन बन गया है ना, कि इनको जो आता था इन्होंने अपने बेटे को बताया, फिर इनको जो आता था इन्होंने अपने बेटे को बताया, है ना। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश grandmother, who has watched her own husband go
blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है ये इनका कर्म है, इनकी डेस्टिनी है। जिन्होंने इनके हस्बैंड को देखा कि वो भी बैंगल बनाते थे, अब वो ब्लाइंड हो गए, अब उनके बेटे बनाते हैं, और सेम ये ऐसा पूरा जनरेशन वाइज जनरेशन चलता आ रहा है। कैन अ गुड गिवन lineage even be broken, she implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house. तो यहाँ पे जो है, जो ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि ये कास्ट हो गया है बैंगल मेकर्स का, कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल्स देखा है उनके घर में। उनके घर में ढेर ऑफ बैंगल्स होंगे, लेकिन नथिंग मोर देन दिस। अब जो उसकी वैल्यू है वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि इससे कुछ मिल ही नहीं रहा, कोई फूड, कोई शेल्टर, कोई लाइफ, नथिंग। ठीक है, उनके पास हर कलर की बैंगल होगी फिरोजाबाद की गलियों में, एक कार्ट में, पूरी में हर कलर्स की, रेनबो, 7 कलर्स, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, गोल्ड, हर कलर की बैंगल्स जो है बन के वहां से जा रही है। एक यंग मैन जो है वो लेके जा रहे हैं उन गलियों में से। एंड द डार्क hutments next to the lines flame flickering oil lamps with boys and girls with their fathers and mother welding pieces of colored grasses into सर्कल ऑफ बैंगल्स। वही है, और वहां पे उन गलियों में बैठे बैठे बच्चे, उनके माता पिता सब बैठ के उस ग्लास के उसको पीस ऑफ ग्लास को वेल्डिंग है, बैंगल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, their eyes are more adjusted to dark than the light outside. जो उनकी आईज है वो डार्क में ज्यादा एडजस्ट हो गई है देन द बाहर की रोशनी में, क्योंकि वो एक बंद कमरे, हीट प्रोड्यूसर कंपनी में कमरे में वो वर्क कर रहे हैं। That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. उनके अडल्ट होने से पहले, 18 होने से पहले, 18 प्लस या 18 तक की एज में आने से पहले वो अपनी आई साइट जो है वो लूज भी कर देते हैं, क्योंकि उसमें वर्क कर रहे हैं, उनके पास और कोई अदर वर्क ही नहीं है। सविता, a young girl in dark pink dress, sits along an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of machine. I wonder if she knows the sensitivity of the bangle she helps to make it. इसका सोल्डरिंग मतलब होता है जॉइनिंग। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या देखा, हमारी ऑथर ने, एक सविता, एक यंग गर्ल जिसने डार्क पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, वो एक एल्डरली वुमेन के साइड में बैठी है, वो सारे जो भी पीसेस हैं ग्लास के उसको जोड़ रही है, क्योंकि उसके, और इस स्पीड से जोड़ रही है जैसे कोई मशीन काम करता है वैसे ही। तो हमारी ऑथर जो है वंडर करती है, सोचती है जो ये बना रही है क्या इसको इसके सिंबलाइज या क्या इसको इसके मतलब भी पता है। ये बेचारी तो बचपन से ही लग गई है ना, क्योंकि इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, इंडियन वुमेन का सुहाग ये सिंबलाइज करता है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, शादियों में जरूरी होता है। इट विल down on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. तो हाँ, ये बोलती हैं कि ऑफ कोर्स एक दिन उसे भी एकदम सेम इसी में डाउन कर दिया जाएगा, रेड वेल होगा, सब लाल घूंघट होगा उसके पास, हीना वगैरह उसके हाथ में होंगे, और वो रेड बैंगल्स उसकी कलाइयों में वो पहनी होगी, तो वो एक ब्राइड हो जाएगी, लाइक द ओल्ड विमेन बिसाइड हर, जो उसके साइड में जो ओल्ड एल्डरली विमेन बैठी थी उन्हीं की जैसे कुछ साल बाद उसका भी सेम होगा। शी स्टिल है, अभी भी वो थोड़ा बैंगल पहन रखी है क्योंकि वो छोटी, बट नो लाइट इन हर आईज, उसकी आंख में कोई लाइट ही नहीं, पूरी डार्कनेस से भर चुकी है। एक वक्त सर पेट भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, नॉट एंजॉयड अ फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, उसने अपनी पूरी लाइफ में एक टाइम का भी ढंग से खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीड। Her husband, an old man with a flawed beard, says, "I know nothing except bangle." उसका वहाँ उसके हस्बैंड इन ओल्ड फ्लावर्ड बियर्ड में जो है उस ओल्ड वुमेन के, वो कहते हैं मुझे बैंगल बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, तो मैं और क्या ही सिखाऊं। उसने बस इतना कर रखा है, हाउस फॉर ए फैमिली टू लिव, एक फैमिली के लिए घर बना रखा है बस। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lives. चलो कम से कम इसने ये तो अचीव कर रखा है जो बहुत से लोग फेल हो गए अपनी लाइफ टाइम में अचीव करने के लिए। उसके पास एक रूफ है, उसके पास एक की
हेड पे। आगे देखते हैं। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, drinks in every home. The young man echo the lament of the elders. Little has moved with time, it seems fit in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Why not organize yourself in a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather. तो उनके पास पैसा नहीं है, इसके बारे में सोच सोच के रोए, इसके अलावा और कुछ इनके पास कोई बिजनेस ही नहीं है, बस है एक ही बिजनेस, बेंगल मेकिंग। करना है तो यही करो, वरना फिर आप पैसे पैसे के लिए रो। नॉट इवन इनफ टू ईट, इतना भी नहीं मिलता कि वो ईट कर पाए। रिंग्स इन एवरी होम, द यंग मैन इको लेमेंट ऑफ द एल्डर। छोटे छोटे जो है टाइम के साथ मूव करते गए फिरोजाबाद में एकदम सेम पूरा कंडीशन होता गया, हर एक घर उसी काम में इन्वॉल्व है। तो अब वहां पे जो हमारी ऑथर पूछती है, आप सब मिलके ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन अ कोऑपरेटिव वे में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते? तो लेकिन वो सब एक विशियस सर्कल में बंधे हुए हैं, फंस गए हैं। उनके फादर ने किया, फोर फादर ने किया, फादर ने किया, नाउ देयर चिल्ड्रंस, देयर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, ये सब उस विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, मतलब उनको पुलिस ले जाएगी, मारेगी, ड्रैग करेगी जेल में, कुछ समथिंग लाइक इलीगल काम में फंसा देगी। तो कोई उनका लीडर नहीं है अगर वो किसी और काम में भी जाना चाहे तो। नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी डिफरेंटली, कोई भी उन्हें मदद ही नहीं कर सकता कि तुम बैंक बनाने के अलावा कुछ और में भी थोड़ा सा देखो। They talk endlessly in a spiral that move from poverty to apathy to greed and into injustice. Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन। तो मतलब वही है कि इनके कुछ नहीं है, इनजस्टिस ही है इन सब के लिए कि वो इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर सकते। इन सबको देख के सुन के दो वर्ड आते हैं, मतलब दो वर्ल्ड्स आते हैं। एक फैमिली जो इस पूरी पॉवर्टी में बंधी हुई है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, इस कास्ट में, बेंगल मेकिंग में। और जो अदर है विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडल मैन, पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन। ये सब पूरी मतलब दो एकदम अलग ही डिफरेंट चीजें हो रखी हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड अ बैगेज ऑन द चाइल्ड ही कांट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर बच्चों पे ही एक बैगेज कर रखा है जो नहीं, मतलब बैगेज पूरा भार दे रखा है जो ना ही कम हो सकता है ना ही हट सकता है। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, उसे इसके बारे में पता चले उसने उससे पहले ही ये सब नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया उसके फादर की तरह। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करो तो मतलब बहुत ही डेयरिंग का काम है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग ग्रोइंग अप का कोई पार्ट ही नहीं है। When I sense a flash of it in it, I am cheered. I want to be motor mechanic। लेकिन जो उसके मुकेश में जो एक सेंस था फ्लैश का, चमकने का, उससे जो हमारी जो ऑथर है उसको चीयर करने लगी। आई एम चीयर्ड, वो चीयर्ड हो गई, मतलब वो एकदम चीयर नहीं कहते जैसे प्रोत्साहन देना, वो करने लग गई कि मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना है। He will go to garage and learn, वो गैराज में जाएगा, सीखेगा। गैराज यहाँ से बहुत दूर है लेकिन वो चल के चला जाएगा। उसके पास इतनी स्पिरिट है, इतना उसको उसमें मन है। तो हमारी ऑथर पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही सडनली साइलेंट, नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड में देखते देखते वो एकदम ही अचानक से शांत हो गया जब ऑथर उससे पूछती है, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाने का भी शौक है? तो वो शांत हो गया, वो बोलता है नीचे देखते देखते, नहीं। इन ए स्मॉल मर्मर, दिस इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। ये एक एम्बेरसमेंट था लेकिन उतना रिग्रेट में टर्न नहीं। He is content to dream of cars. He sees hurtling down the street of his town few airplanes fly over. लेकिन उसका जो ड्रीम था कार का, वो अभी तक चलता रहा उस गलियों में, टाउन की, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो देखता है उन शहरों की गलियों में कार को जाना, और अभी भी फिरोज़ाबाद से कुछ एरोप्लेन उसके वहाँ से फ्लाई भी होती है।
So this was all. Thank you.